चंद्रकांत शुक्ला आ गए हमारे साथ पत्रकार। चंद्रकांत, मिर्जापुर क्या कह रहा है इस बार? आपकी अच्छी पकड़ है पूर्वांचल की राजनीति पे। कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी प्रैक्टिकल की कोई क्लास है राजनीति की तो वही है, और उसके हेडमास्टर आप हैं। लोग ये चर्चा करते हैं कि इतनी अच्छी पकड़ है पूर्वांचल की हर एक सीट पर कि भाई चर्चा हो रही थी, मेरे पास कई मैसेज आए कि चंद्रकांत शुक्ला को जरूर लेकर आइए अपनी चर्चा में। तो जरा बताइए इस प्रयोगशाला में क्या चल रहा है, और ये मिर्जापुर क्या कह रहा है? अनुज जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो 13 सीटें जहां मतदान आज हो रहा है, एक तो बड़ी बात यह है कि गर्मी की मार है मतदान पर, ये साफ साफ देखने को मिल रही है। मौसम की मार है, लेकिन अभी जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े आ रहे हैं उनमें कुछ सुधार हुआ है। आपने जो सवाल किया है मिर्जापुर को लेकर, यानी कि अनुप्रिया पटेल की सीट को लेकर, अनुप्रिया पटेल वहां लगातार 2 बार से सांसद हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल की सीट जो है वो अनुज जी फंसी हुई नजर आ रही है, और उसके पीछे तमाम वजह है। वजह कुछ यूं है कि एक तो जो राजा भैया का पूरा एपिसोड हमने और आपने पूरे देश ने देखा, दूसरा पल्लवी पटेल से उनकी नाराजगी, अपनी मां से नाराजगी, और तीसरा ललितेश पति का भदोही की सीट से चुनाव लड़ना। ललितेश पति 2 चुनाव मिर्जापुर की सीट से लड़ चुके हैं, एक चुनाव में 90,000 और एक चुनाव में 1.5 लाख वोट हासिल कर चुके हैं। तो ललितेश पति त्रिपाठी और उनके परिवार का पूरा पूरा जो असर है वो मिर्जापुर की सीट पर देखने को मिल रहा है। और अनुप्रिया पटेल वहां पर जिस बिरादरी के भरोसे थी वो बिरादरी थी कुर्मी बिरादरी, लेकिन कुर्मी वोट वहां पर बिखराव है, बट गया है, और एक नहीं बल्कि 3-3 जगह वो वोट बटता हुआ नजर आ रहा है। और बात सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं है अनुज जी, बात रॉबर्ट्सगंज तक भी है। रॉबर्ट्सगंज में उन्होंने रिंकी कोल को टिकट दिया। अब रिंकी कोल और मिर्जापुर का आपको एक कनेक्शन बता देता हूं। रिंकी कोल यानी कि जिस कोल बिरादरी से आती हैं, उसके तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट मिर्जापुर में है। यानी अनुप्रिया ने अपनी सीट को साधने के लिए पकौड़ी लाल का वहां टिकट काटा। सिंपल सा लॉजिक ये है मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के बीच का। लेकिन मिर्जापुर तो हॉट सीट है अनुज जी, मैं इस बात से इंकार नहीं है, लेकिन 2 हॉट सीटें और हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक सीट है बलिया की जी, और एक सीट है चंदौली की। बलिया की सीट पर पिछली बार वीरेंद्र सिंह मस्त 15,000 वोटों से चुनाव जीते, आप आंकड़े निकाल कर देख सकते हैं। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे 13,000 वोट से चुनाव जीते। राजनीति में और खास तौर पर लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है जिसको डिफीट ना किया जा सके, और वो भी लेकिन इसको कम करने के लिए, इसको ज्यादा करने के लिए नारद राय एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं पूर्वांचल की राजनीति में। चंद्रकांत, नारद राय, अनुज जी, नारद राय राजनीतिक तौर पर हाशिए पर थे पूर्वांचल की राजनीति में। सरकार 2017 में चली गई और तब से लेकर आज तक 7 साल हो गए। अगर नारद राय इतने ही प्रासंगिक होते तो चुनाव क्यों हारते चले गए? अगर पूर्वांचल का इतना ही बड़ा उनका वजूद होता, भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिसको शामिल कराया बताया कि उनका बहुत बड़ा वजूद है। अगर बस्ती में राजकिशोर सिंह बघेल का इतना बड़ा वजूद था तो चुनाव क्यों हार रहे थे? धनंजय सिंह का इतना बड़ा वजूद था, 2009 के बाद से कोई चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? राजनीति, हालांकि मैं इससे भी इंकार कर रहा हूं, राजनीति चुनाव जीत हार से तय नहीं होती है, लेकिन ये एक फैक्टर है। दूसरा, मैं जिनकी बात कर रहा था, बलिया में चुनाव लड़ रहे हैं सनातन पांडे। वहां पर तो आज पूरा माहौल है कि सनातन का मामला टनाटन ये चल रहा है पूरे बलिया में। नहीं नहीं, ये एक बात और भी बताइए, जब बलिया की बात हो रही है तो नीरज शेखर को भारतीय जनता पार्टी से टिकट कैसे मिला? चंद्रकांत, आप पहले इसकी चर्चा भी कर रहे थे, कुछ अंदर की खबर भी है आपके? जो है, उनके जो पिता रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, पूरा देश उनका बड़ा सम्मान करता है। उन्होंने हमेशा समतामूलक राजनीति की। संदीप जी बैठे हैं, बहुत बारीक बात है उनके बारे में, हमेशा समतामूलक और समाजवादी राजनीति उन्होंने की। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हमेशा दूरी बनाकर रखी। नीरज शेखर 2 बार सांसद बने बलिया से, 2008 और 2009। 2008 में उपचुनाव हुआ था, 2009 में आम चुनाव, दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी से जीते। उसके बाद नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी में आए तो चुनाव हार गए, नहीं जीत पाए। नीरज शेखर को राज्यसभा भेजना पड़ा इनको। और सुनने में आ रहा था कि अखिलेश यादव के संपर्क में थे, ऐसी कोई खबर है क्या? नहीं, देखिए कई लोग संपर्क में थे, ऐसा इस बात से इंकार है। हाँ, ये संपर्क में थे क्योंकि इनको लग रहा था कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, और नीरज शेखर राज्यसभा के सांसद थे। लॉजिक तो ये नहीं समझ में आ रहा ना कि राज्यसभा सांसद को आपने लोकसभा क्यों लड़वाया? आप निकाल के देखिए, पूरे देश में ऐसी कितनी सीटें हैं जहां राज्यसभा के सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं विधायक, तो ऐसे तो बीजेपी वाले काफी लोग जो टिकट की रेस में होंगे चंद्रकांत, नाराज घूम रहे होंगे।
क्यों वीरेंद्र सिंह मस्त नाराज हैं, भरत सिंह हाँ नाराज हैं बलिया की हाँ सीट पर, तमाम ब्राह्मण नेता नाराज हैं। नारद राय तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में पहले से थे, वो चाहते थे कि भाजपा उनको टिकट दे दे, नहीं मिला। जब नारद राय को लगा कि अपनी दुकान नहीं चल पाएगी बलिया की राजनीति में, तब वो अमित शाह के मंच पर जाकर शामिल हो गए। उन्होंने देखा कि इस समय मौका है, वरना अमित शाह कहां ज्वाइनिंग कराएंगे पूर्व विधायक पूर्व मंत्रियों को? अमित शाह ज्वाइनिंग कराएंगे क्या? उसके लिए तो भूपेन्द्र चौधरी लखनऊ में नियुक्त है, ब्रजेश पाठक नियुक्त है, वो लोग ज्वाइनिंग कराएंगे। अमित शाह जब ज्वाइनिंग कराएंगे तो किसकी कराएंगे अनुज जी? मनोज पांडे की कराएंगे। अमित शाह जब कराएंगे तो नारद राय की कराएंगे, मनोज पांडे के घर जाएंगे। तो ये तो स्वर्णिम मौका है ना किसी के लिए भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीति की शुरुआत करने का। खैर, दूसरा चंदौली देख लीजिए। चंदौली में 1.25 लाख के आसपास मौर्य वोटर्स हैं, और मौर्य वोटर्स की एक मीटिंग बुलाई गई वाराणसी के एक होटल में, तो 200 लोग नहीं पहुंचे। 200 छोड़ दीजिए, 150 लोग नहीं पहुंचे। और मीटिंग किसने बुलाई? डेप्यूटी सीएम ने। छोटी मोटी घटना है क्या ये? लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। केशव मौर्य ने कहा कि आप महेंद्र नाथ पांडे को माफ करिए। भाई किस बात के लिए माफ करिए? 2 बार से सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, किस बात की माफी मांग रहे हैं? माफी इस बात की मांग रहे हैं अनुज जी कि चुनाव जीतने के बाद चंदौली से उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दिल्ली को अपना डेरा बना लिया था और चंदौली से दूरी बना ली थी। इसका नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। बड़े बड़े माफिया पूर्वांचल के, बड़े बड़े माफिया भी महेंद्र नाथ पांडे को चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं। उनके साथ चल रहे हैं पूर्वांचल के माफिया, फिर भी चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं। ये चंदौली की हकीकत है। अब किस सीट की बात करेंगे? बलिया हो गई, आपकी चंदौली हो गई। चंद्रकांत, इस मत प्रतिशत अब देखिए बढ़ता स्पीड पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम ये तो अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मतदान प्रतिशत धीमे धीमे अपनी रफ्तार पकड़ेगा। और जैसे ही शाम का थोड़ा सा वक्त होगा, शाम के वक्त से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही आप ये मानिए कि 3-3:30 बजे के वक्त होगा, उस समय लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है और खबरें भी ठीक नहीं है मौसम को लेकर। इसलिए मुझे लगता है कि 4 बजे के आसपास मतदान केंद्रों पर, बूथों पर एक भीड़ नजर आ सकती है। देखिए, अभी 47-48 डिग्री का जो पारा है, इसमें कोई भी कतार में खड़े होने की गलती नहीं करना चाहता, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन मतदान ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। जो मतदान अभी तक सुस्त था, अब वो अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। और एक और बात है कि पूर्वांचल में अभी जो खबरें आ रही हैं, पूर्वांचल का मौसम कुछ कुछ ठीक होने लगा है। अब सियासी मौसम कितना ठीक रहेगा, सियासत करने वाले लोगों के लिए कितना ठीक रहेगा, इसका फैसला तो अनुज जी शायद इतने ही समय 4 जून को हो रहा होगा। हाँ, लेकिन अभी 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 6 बजे फिलहाल के बाद तो देखिए चंद्रकांत, अभी 6 बजे के बाद पता चल जाएगा। एग्जिट पोल से लोग कहेंगे कि भाई ये जीत रहे, ये हार रहे। हालांकि हमने एग्जिट पोल का भी इतिहास देखा है, जाना है कितने सही और कितने गलत होते आए हैं। मुझे याद नहीं आता वो चुनाव, जब एक एक चुनाव मुझे याद है 2014 का, जिसमें एक एग्जिट पोल मुझे बड़ा सटीक लगा था, उनका प्रेडिक्शन बहुत सही हुआ था। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, शायद ही कोई एग्जिट पोल एकदम सटीक और एकदम आसपास भी दिखाई दिया हो। इसका सबसे ताजा उदाहरण चंद्रकांत एग्जिट पोल का राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमने देखा है, किस तरह से सारे एग्जिट पोल जो है हवा में उड़ गए। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, घंटों घंटों टीवी चैनलों पर डिबेट हो गई उन्हीं एग्जिट पोल पर, और जब नतीजे आए तो वो पूरा उल्टा दिखाई दिया। तो अभी 4 जून के इंतजार नहीं, 6 बजे के बाद ही जीत और हार तय होने लगेगी। हाँ, बिल्कुल वो बात ठीक है। अनुमानों के आधार पर, आकलन के आधार पर और जमीन के विश्लेषण के आधार पर 6 बजे के बाद एक बड़ी तस्वीर साफ हो सकती है, खिंच सकती है कि आखिर 2024 से 2029 का जो समय है, ये किसका होने वाला है। लेकिन फिर भी नतीजों का इंतजार तो रहेगा अनुज जी। आकलन जो है वो हर कोई अपने अपने आकलन अपने अपने हिसाब से कर रहा है और करने भी चाहिए। और 6 बजे का इंतजार जनता को भी है, और जनता बड़ी बेसब्री से भारत एक सोच पर ये देखना चाहती है कि आखिर देश का मिजाज क्या रहा है। जो इतना प्रचार, इतने भाषण, इतने वादे, तरह तरह की बातें हुई हैं, उस पर जनता ने कितनी मुहर लगाई है और कितनी असहमति जताई है, ये भी 6 बजे के बाद बहुत हद तक अनुज जी साफ हो जाएगा। लेकिन 7वां चरण जो है, चक्रव्यूह का जो अंतिम द्वार है, ये बड़ा रोचक है अनुज जी। जिस तरह से 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश के हम मतदान देख रहे हैं, देश की भी कई ऐसी हॉट सीटें हैं जहां मतदान चल रहा है। चाहे बिहार की काराकाट ले लीजिए, चाहे आप कोई सीट उठा करके देख लीजिए, बड़ी दिलचस्प ये चुनाव है। अब क्या निकलेगा इस चुनाव से, जो ये मंथन जनता कर रही है, ये भी अच्छा। एक बात और अच्छी है
कि 7वें चरण के जो मतदाता हैं उनको अपने सांसद के नाम नए सांसद के बारे में जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंतजार क्या है ये पहले चरण वालों से पूछिए, जो पहले चरण से इंतजार करते चले आ रहे हैं। और 7वें चरण सही बात है। आज वोट डालेंगे, 2 दिन बाद उनके सामने नतीजा होगा और यहाँ तो शाम को 2-2 उनको महीना ये वेट पता चल करना पड़ जाएगा रहा कि है। क्या कुछ हुआ। अच्छा, दूसरा ये है कि आप एनालिसिस सबका कर सकते हैं, लेकिन 7वें चरण का तो बहुत बड़ा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आज मतदान हो रहा है। तो कोई बहुत साफ तस्वीर समय 7वें नहीं चरण रहेगा। की नहीं खींच सकती है। हाँ, 6 चरणों तक की तस्वीर आप खींच सकते हैं कि 485 के आसपास जो वो सीटें हैं उनमें आप कर सकते हैं, लेकिन इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कह अभी रहे हैं कि जो खेल होगा वो आखिरी चरण में ही होगा, नहीं, मैं जीत हार खेल तय की बात आखिरी नहीं, चरण से होगी? राजनीति है अनुज जी, राजनीति है। नहीं, यहाँ खेल का एक मतलब वो धर्म नहीं, मैं जीत हार क्या आखिरी चरण से तय होगी, जिसका आकलन जो बिल्कुल हो बहुत सकती कम है समय अनुज जी, मिलेगा। राजनीति है। यहाँ राजनीति है, यहाँ 1 और 1 2 नहीं होते, यहाँ 1 और 1 11 भी होते हैं। तो इस राजनीति को तो समझना पड़ेगा कि आखिर कोई बड़ी बात नहीं, 50 से ज्यादा सीटें जिस चरण में आ रही हैं तो उसको तो इंपॉर्टेंट माना जाएगा ना अनुज जी। नो डाउट, नो डाउट, सही बात है, तो एकदम सही महत्वपूर्ण बात है। चरण है। मान लीजिए 10 सीटें कम पड़ गई इंडिया गठबंधन को और 10 सीटें इधर से मिली जा रही हैं, तो वो तो एक प्लस है ना अनुज जी। और ये तो उल्टा भी हो सकता है भाई साहब, एनडीए के लिए भी हाँ, हो सकता है। बिल्कुल 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 हो सकता है। लेकिन अनुज जी, अभी मैं देख रहा था जो सट्टा बाजार के जो आंकड़े आ रहे हैं, सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। 358 के ऊपर सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही। क्या बात कर रहे हैं? सट्टा बाजार का आंकड़ा, अरे मेरा भाई आंकड़ा नहीं, साहब, मैं कोट क्या कर रहा बात हूं। कर रहे हैं? अच्छा जी, मैं कोट कर रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं। 358? सट्टा बाजार का आंकड़ा है 358 सीटों का, और दूसरा 195 सीटों का आंकड़ा एनडीए की तरफ। ओहो, तो ओहो। अब देखिए, अब जैसे जैसे तमाम एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, एनालिसिस कर रही हैं, वैसे ही इनका भी एक अपना आकलन है। तो अब आप ये कहिए कि आप इस पर बात नहीं करेंगे। देश में सट्टा बाजार के आंकड़ों पर बात तो खूब हुई है। जब वो आंकड़े एक पक्ष के पक्ष में आ गए तब तो खूब बात हुई। अब जब वो एक पक्ष के खिलाफ आ रहा है तो आप कह रहे हैं ये तो चौंकाने वाली बात है। तो मैं तो वही कह रहा हूं ना कि बात तो सबकी सुनी जानी लेकिन चाहिए ना। चंद्रकांत देखिए, ठीक है, लेकिन ये क्या स्वाभाविक लग रहा है 358? इतना तो हमको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस और सपा के लोग भी इतना सोच रहे होंगे। इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, इस देश में अटल जी चुनाव हार गए थे, और जिस देश में इस तरह की बड़ी बड़ी सियासी घटनाएं हुई हो, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूं। वसुंधरा राजे जब अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ी तो उनके चुनाव का संचालन राजमाता विजया राजे सिंधिया कर रही थी, और उनके भाई थे माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया ने उनके सामने दतिया राजघराने के कृष्ण सिंह जूदेव को चुनाव में उतार दिया। वसुंधरा राजे 87,000 वोट से चुनाव हार गई। आप सोचिए, और आज वसुंधरा राजे कहाँ है, मुख्यमंत्री बनी राजस्थान की कई बार। तो राजनीति में कुछ भी चुनाव से तय नहीं होता। मायावती भी चुनाव हारी है अनुज जी, ठीक बात है। इसी देश में हारी हैं, और तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। राजशेखर ने हरा दिया था इंदिरा गांधी को। हाँ, नहीं, हमने देखा है लोग चुनाव हार हार कर डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन जा रहे हैं, वित्त मंत्रालय संभाल लेते हैं चुनाव हार कर। देखा है देश ने, बहुत कुछ देखा है देश ने। तो देश में कुछ भी असंभव नहीं है। ये देश कभी ये नहीं मानता था कि गांधी परिवार इस देश में कभी रायबरेली और अमेठी की सीटें हारेगा, लेकिन संजय गांधी भी चुनाव हारे, राहुल गांधी भी चुनाव हारे। इनको राज्यसभा भेज दिया भाई। कौशाम्बी में क्या हुआ है, वो उसमें आरपीएन सिंह में, कुशीनगर में, वो तो कांग्रेस के थे। राज्यसभा तो उन्हीं को भेजा है। कांग्रेसी बेचारे बीजेपी वाले कहाँ है वहाँ? 50 साल के बीजेपी वाले कहाँ? तो वो हम नहीं जाएंगे। तो जो हम नहीं जाएंगे, इसीलिए बनारस में सबसे कम वोटिंग हो रही है। हम नहीं जाएंगे, हमें इतना और नहीं है, हमारा काम हो गया, अब हम नहीं जाएंगे। नहीं तो क्या ये भी इंप्रेशन बन रहा है क्या सुशील जी कि भाई प्रधानमंत्री तो जीत ही रहे वाराणसी, कोई दो राय नहीं है, तो जब जीत ही रहे तो क्या करना, वोट डाल के जीत तो जाएंगे ही। तो क्या लोगों के अंदर ये भी भावना है क्या? देखिए, जीत ही रहे हैं, एक शब्द हम आपको 3 उदाहरण दे रहे हैं। जीत रहे हैं, इसमें जीत गए, हमने जीत ही रहे नहीं, जीत गए। चलो इस पे आपको याद है सनोज जी, एनडी तिवारी देश के बहुत बड़े नेता होते थे। पीएम बनने जा रहे थे, नरसिम्हा राव पीएम नहीं बनते। अगर नैनीताल में बलराज पासी ने उनको न चुनाव हरा दिया होता, कोई सोच सकता था बलराज पासी कौन है? उसके बाद बलराज पासी भी गायब हो गए और फला भी गायब हो गए। लेकिन उस समय पर
राजनीतिक पंडितों का आंखें फट गई थी कि बलराज पासी ने नैनीताल के पहाड़ को हरा दिया। हाँ। और यहीं पर राजनारायण ने, रिक्शे पे चलने वाले ने, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। हाँ। हाँ। यही अटल बिहारी वाजपेयी भी बड़ा कद बड़ा नाम रहा, वहां भी हारे। बिल्कुल। और देश के बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। जनता का मूड कब कहा, वो तो फिर भाई कोई ये तो है नहीं कि लॉक कर दिया 80 जो 503 सीटें उसमें, ये तो है नहीं केबीसी तरीके से लॉक कर दिया कि क्या लॉक करें आपका उत्तर, लॉक कर दो फला फला फला। ये तो जनता का लाख है, आपको 6 बजे के बाद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अनुज, मैं कितना आपके बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, सीटें 80 में 80 बीजेपी ले जाए, मुझे कोई वो नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने एक एक सीट का आपको आकलन दिया है, एक एक सीट का। मैं अनुज ये कह रहा हूं, देश की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र है, लोक मतलब वोट, लोकतंत्र मतलब वोट, लोकतंत्र मतलब संविधान। संविधान को चिपका लिया है अपनी जनता ने, अपनी यहाँ पर वरना तो देश का सबसे बड़ा नेपाल राष्ट्र होता, नेपाल राष्ट्र होता अगर यूं ही देखा जाए तो। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में वोटिंग प्रतिशत का, वो भी मोदी के क्षेत्र में, मैं वही आश्चर्य है, ये तो यहाँ मतलब 80%, यहाँ पर 80% होना चाहिए था, 80%। नो डाउट सुशील सर, बिल्कुल होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री जो कि बताते भाई वो विश्व गुरु बनने के आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं वो देश के नहीं दुनिया के बड़े नेता बन रहे हैं। एक बात और सुनो, लोग कहते हैं कि बनारस में दूसरी तीसरी आबादी दक्षिण भारतीयों की है, तमिल की और कन्नड़ की, सबकी है जी। 5 लाख वोट 6 लाख वोट। और जब नॉमिनेशन किया था मोदी जी ने, तो देश का कोई नेता ऐसा बचा था जो नहीं आया था। दक्षिण से लेके, पूर्वोत्तर से लेके, यहाँ से लेकर वहां से लेके आया था, नहीं आया था। तो ये लोग क्या करने आए थे? इनके आने पर भी अगर आप वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा पा रहे हो तो नहीं, क्या इसमें दो करने आए चीजें, थे? ताली दोनों हाथों से बज रही है, ताली दोनों हाथों से बज रही है सुशील सर। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जो है, अब वो उनकी भीड़ दिख रही थी रोड पर, वो बूथ पर नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कोशिशें की गई, चुनाव आयोग क्यों नहीं बूथों तक लोगों को ला पा रहा है, क्यों नहीं। हम 7वें चरण पर आ गए हैं, हमारे इससे पहले 6 चरण पीछे छूट चुके हैं। 6 चरणों में भी हमने देखा मत प्रतिशत गिरा है। और आज तो हाइट है, जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कम वोटिंग होगी और इतनी कम वोटिंग होगी तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गलत कह रहा हूं मैं संदीप जी? हाँ नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र इसी में है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों का गढ़ कहा जा रहा है। ये आसान चुनाव नहीं है। ये 7वां चरण जो है, अंतिम फेज जो है, वो आसान नहीं। और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ये स्थिति है तो आप समझ लीजिए कि शहरी मतदाता एक बार फिर अपनी उदासीनता की तरफ बढ़ गया है। ये सिर्फ और सिर्फ शहरी मतदाताओं की उदासीनता आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ये सारी जो जनरेशन है, जो सारा फैक्ट है, मुझे लगता है कि ये शहरों की तरफ बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आप शायद फुटेज आपको मिलेगी पीसीआर से, तो वो भी आप दिखाएंगे इस पे। लेकिन अगर इस तरह की मतदाता और इस तरह का उदासीनता मतदाताओं में दिख रहा है, मतदान प्रतिशत इतना लगातार गिरता जा रहा है, इतनी बड़े कैंपेन के बाद, प्रधानमंत्री के 18 मुख्यमंत्री, 22 कैबिनेट मंत्री, 36 ये मंत्री, उसके बाद अगर ये स्थिति इस वाराणसी की है, जहाँ पे अजय राय जैसे कांग्रेस के उनके सामने कुछ नहीं कहा जा सकता, प्रधानमंत्री के सामने बहुत उनका कद नीचा है। लेकिन जो बात सुशील सर कह रहे थे कि चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो एनडी तिवारी हो, कोई भी बड़ा नेता अपने आप को तब तक बड़ा समझता है जब तक मतदाता उसके साथ होता है। मतदाता का अगर जिस दिन दिमाग ठनका अनुज जी, तो वो कब आपको अर्थ से फर्श पे ला देगा, ये सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता है। मतदाता के अलावा उसको कोई नहीं जानता है। और जिस तरीके से कुर्मी और गैर यादव वोटर वहां पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बनारस में अनुज जी, ब्राह्मणों के बाद अगर एक बड़ा फैक्टर कहा जाता है तो कुर्मी और गैर यादव वोटर्स हैं। और उसके बाद मुझे लगता है 1 लाख के आसपास वहां पे भूमिहारों की वोटिंग परसेंट वोटर संख्या है। तो क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भूमिहारी है अजय राय जी, तो अगर वो और गैर ओबीसी में अगर कुर्मी जातियों में अगर कुछ उन्होंने मार लिया, मान लीजिए कुछ कोटा उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, और ओबीसी जातियां जो है वो बैच हैं या कुछ और जातियां हैं जो कहा जा सकता है कि अगर वो उनकी तरफ टर्न आउट होते हैं, तो मुझे लगता है कि
यहाँ भी आपको चौंकाने वाले परिणाम दिखाई दे सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मार्जिन भाई तो आप ये परसेप्शन बना रहे हैं कि वाराणसी में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अरे मत पड़ेंगे तभी ना रिकॉर्ड बनेगा, ऐसे कैसे बन वो जाएगा? सुशील सर कह तो रहे, सुशील सर हाँ कह रहे थे ना कि पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में आप देखिए रिकॉर्ड, यही गर्मी तो वहां भी पड़ रही है। ऐसा तो है बिल्कुल। नहीं कि वहां का टेम्परेचर 20 है, वहां भी हाँ टेम्परेचर की स्थिति यही है। वहां भी पता, हाँ। वहां बंगाल या पश्चिम बंगाल में कम गर्मी तो पड़ती नहीं, वहां 12 महीने भीषण गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी वहां भी हाँ बहुत भयंकर होती है। तो अगर उन मतदाताओं में इतनी उदासीनता नहीं दिख रही है, तो हाँ। आखिर ये उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में जिसको गढ़ कहा जाता है, जो दिल्ली वही जीतेगा जो यूपी को जीतेगा, और हाँ यूपी के हाँ। मतदाताओं में, खासकर शहरी मतदाताओं में इस तरह की उदासीनता अगर आपको दिखाई दी जाती है, जिसको बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है, कि जो शहरी वोट बैंक है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, और उसमें अगर इस तरह का हस्तक्षेप आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरह की उदासीनता दिखाई पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, अब देखिए हार जीत तो 4 जून को हम सबको पता चलेगा कि कौन कहाँ जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, लेकिन जिस तरीके से मतदाता उदासीन है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कौंध रहा है अनुज जी। वो जी। क्या कौंध रहा है उसके दिमाग में, क्या क्या चीजें घर कर गई हैं, चाहे वो महात्मा गांधी को लेके मोदी जी का बयान हो, चाहे मंगलसूत्र को लेके मोदी जी का बयान हो, या जो भी हाँ बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिनके ऊपर हम आप बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बीइंग इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर, आपको गांधी के बारे में अगर इतनी जानकारी नहीं है और आप इस तरह का बयान, और भी एक बड़े चैनल के साथ आप दे रहे हैं, तो जो पत्रकार वहां रोमाना और जो बैठे हुए थे, मैं आपके सामने चैनल का नाम नहीं ले सकता हूँ, वो शब्द हो गए थे कि बताइए, तो गांधी के बारे में ये प्रधानमंत्री का ये ज्ञान है, तो अपने आप में ये दर्शाता है कि उनका इंटेलेक्चुअल, और वो इस समय सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से, जैसे कहा जाता था ना, हिटलर किसी भी तरीके से अपनी सत्ता चाहता था, तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, मैं ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये कह रहा हूँ किसी भी संदीप जी, जो जी विपक्ष बातें कर रहा है कि भाई दूसरे और तीसरे चरण के बाद भाषा बदल गई, वो क्या अब हम 7 चरण पे आ गए हैं, आखिरी चरण है, इसलिए विश्लेषण करना जरूरी है, 6 चरणों का भी विश्लेषण करना जरूरी है। तो क्या सुशील सर, वो बात क्या वाकई दिखी? क्या विपक्ष की बातों में कहीं दम दिखाई दे रहा है क्या, कि भाषा बदलती दिखाई दी और इसके पीछे बार बार राहुल गांधी ले लीजिए, अखिलेश यादव ले लीजिए, प्रियंका गांधी ले लीजिए, तमाम लोगों ने ये कहना शुरू किया कि देखिए भाषा बदल गई, भाषा बदल गई। तो क्या किसी तरह का कोई खतरा, क्या किसी तरह का कोई डर, या फिर चुनाव को दूसरे ट्रैक पर ले जाना, मुद्दों से ध्यान भटकाना जो विपक्ष कहता है, क्या उनकी बातों में कोई दम दिखाई दे रहा है? संदीप ने बहुत अच्छा बताया, मैं उन्हीं की बात को जोड़ रहा हूँ। इस पूरे चुनाव में, खास तौर से उत्तर प्रदेश के और बिहार के चुनाव में ये बात आ रही थी कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, ये बात आ रही थी। जनता का चुनाव ऐसे ही लड़ा जाता है, जनता जो लड़ती है चुनाव ऐसे ही लड़ती है। आपको मैं एक बात बता दो, अभी 2 घंटे 3 घंटे बाद रिजल्ट आपको शुरू हो जाएंगे। जो लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़ी ना इस बीच में, मनोज पांडे टाइप के, नारद राय टाइप के, कोई वोटर इस वाले में उनके समर्थक जहां डालेंगे वही वोट डालेंगे। वो नहीं है कि, क्योंकि वो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि मुझे इसको वोट देना है। अब वो नहीं है कि वो भीड़ चल गई और हो गई। अब इस चुनाव में ये भी होगा, अगर आपको याद हो घोसी उपचुनाव, आपको याद है? बिल्कुल बिल्कुल, उपचुनाव याद पूरा है। इंटायर बीजेपी लगी हुई थी, दिल्ली से लेके यहाँ तक, 2 डिप्टी सीएम, ये वो, डीएम एसपी, वो दुनिया भर में, और सबके सब एक गली जा रहे थे, गांव गांव गए थे। जगुआव थाने बीजेपी के नेता गांव गांव गए थे, ठीक। लेकिन वोटर ने मन बना लिया था कि राजीव कौन था उसको, जिसको छोड़ के गया था सपा वाला, उसको निपटाना है, जो उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की। अच्छा खासा सभासद विधायक तो था ही था वो, बिल्कुल बेवजह चला गया ना बीजेपी में, और इसके लिए चुनाव हुआ। तो अब देखो, समझ लो यहीं पर अभी बहुत दिन नहीं हुए, 2 साल का 1.5 साल का मामला है। जनता ने इसी उत्तर प्रदेश में योगी बुलडोजर और ये और फला दुनिया, ब्रजेश पाठक और वो कौन, केशव मौर्य, और वो तो ठेका लेके आए थे केशव मौर्य, और राजभर तो जिता ही दिया। क्या हुआ चुनाव, क्या हुआ? अगर वो तो एक चुनाव था, चाहते तो चुनाव को सेट करके वो पूरा सिस्टम ही है वो कर लेते, क्या दिक्कत? अच्छा, मैंने एक चीज देखी है सुशील जी, ओपी राजभर की आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे याद आ गया, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो उन्होंने ठेका उठा लिया था कि आजमगढ़ का उपचुनाव हम जिता के दिखाएंगे साहब, देखिएगा राजभर वोट बैंक बहुत है, पूर्वांचल का ठेका उठाया, बेचारे धर्मेंद्र यादव हार गए।
फिर वो बीजेपी में आ गए, उन्होंने कहा दारा सिंह चौहान को हम जिताएंगे, देखिएगा घोसी उपचुनाव है, हमारा दबदबा है, हमारा क्षेत्र है। बेचारे घोसी हार गए, दारा सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब उनका खुद का चुनाव हो रहा है, खुद के बेटे चुनावी मैदान में है, तो कौन कह भगवान जाने रहा, क्या होगा। सुनिए, यही संजू अज्जू अजय आपने ठीक कहा। हाँ, घोसी में तो भाई तीसरे नंबर पे लग रहा है, तीसरे नंबर पे लग रहे हैं। अरे भाई अब गुड्डू जमाली के 2.5 लाख के आने के बाद अब कौन वहां पर वो कर पाएगा। सॉरी, धर्मेंद्र नायडू तो वो धर्मेंद्र नायडू वाली बात आपने करी। और यहाँ पर राजीव राय तो कोई अरे बड़ा यही तो अब की देखना, जनता जब अपने हाथ में जी, जनता जब पाल सिंह चौहान के आने के बाद मुझे लगता है वहाँ चुनाव बहुत फंसा हुआ है। हाँ, बीएसपी का हमारे तो रिपोर्टर निकले हुए थे, हमारे तो अमन रिपोर्टर वहीं पर थे। मैं आपको बताऊं, चौंकाने वाली बात निकल कर आई जब हमारी फोन पे बात हुई कि भाई क्या माहौल है, तो उन्होंने कहा कि बालकृष्ण चौहान का नाम लोग ले रहे हैं, चौहान वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कह रहे भाई इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोनी वोट जो है, लोनी चौहान, तो बालकृष्ण चौहान सही कह रहे हैं संदीप जी, आपकी बालकृष्ण चौहान बहुत तगड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं। और सुशील सर तो कह रहे तीसरे नंबर पर आ गए राजभर साहब, कैसे देखा जाए? अरविंद राजभर तो हाँ एकदम 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 सही कह रहे हैं सुशील सर, एकदम कोई दो राय नहीं। इतने मासूमियत से लड़ाई बालकृष्ण चौहान और राजीव राय में है। राजभर कहीं नहीं है। अब आप राजीव राय, क्योंकि आपने देखा मुख्यमंत्री के सामने जिस तरह के अरविंद राजभर शरणागत हुए थे, वो वीडियो के सामने। अनुज देखो मामला क्या है, मामला जो मैं आपको सही बता दूंगा। जो हम लोग का आकलन है, हम लोग को ये तो है नहीं कि जोशी मानते भी नहीं है। अब की जो ये तो हम फिर कह रहे हैं ब्राह्मण बनिया, 70-60% ब्राह्मण और 90% बनिया और लाभार्थी महिलाएं 5 किलो वाली अगर ना होती तो इंडिया का तो एनडीए का तो बाजा बच जाता। ये तो ये लोग बचा, जहां जहां पर लड़ाई हो इसी से है। वरना तो देखिए मायावती और जब इसका सपा का गठबंधन था तो उसमें ईगो बहुत थी, मेरा कैडर, मैं बड़ा, तू बड़ा, मैं 4 बार का, 6 बार का, ये, और वो लोग अंदर में मिल नहीं पाए, सीटें या पाचा हो गई। तो अभी तो हफ्ते भर में तो हो गया था, आपने हमें वोट नहीं दिया, हमने उनको वोट नहीं दिया, और हटो हटो हटो, चाचा भतीजे में, बुआ भतीजे में हो गई थी, नहीं हो गई थी। इंडिया गठबंधन में ये नहीं लफड़ा है, संविधान के नाम पे कोई टेंशन है ही नहीं, किसी को कोई युगो है ही नहीं। इसलिए, और मुसलमान के लिए कहोगे तो मुसलमान तब बटा हुआ था कि यहाँ भी जा रहा है, वहां भी, गुड्डू जमाली को भी 2.5 लाख वोट दे रहा है। बताओ बेवकूफी थी नहीं थी? गुड्डू जमाली को भी 2.5 लाख वोट दे गया था, जबकि जान रहे थे नहीं जीतेंगे। अब की ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपसे कि दकोपी पार्टियां जीरो हो जाएंगी, भाजपा, ओवैसी, मौर्य, पटेल, फलां, दिमाके, एएमआई, पीस पार्टी, ये सब दिखेंगे नहीं कहीं इसमें। तो चुनाव में 90-99% मुसलमान एक तरफ वोट दे रहा है। ठीक, दलित संविधान वाला, क्योंकि वो खड़गे के रूप में पीएम देख रहा है, उसको मायावती का पीएम देखना नहीं समझ में आ रहा है। तो जानता है तो मायावती तो बार्गेनिंग कर लेंगी सपा से, बीजेपी से। अब ये खेल आ गया, ठीक आ गया। बैकवर्ड, अति बैकवर्ड तो मतलब सपा का बिल्कुल सीधे सीधे है ही है। और फिर गठबंधन में जो सेकुलर टीम है, सेकुलर, तो जो मैंने आपसे कहा ना कि राष्ट्र बचेगा और धर्म बचेगा, और कुछ ब्राह्मण टाइप के लोग नहीं है जो ब्राह्मण धर्म की रक्षा करनी है, धर्म बचाना है। ना राष्ट्र को कोई दिक्कत है, ना धर्म को कोई दिक्कत है। 14 के बाद की धर्म को दिक्कत है, राष्ट्र को दिक्कत है, 14 के बाद जो नेता को दिक्कत है, वो भगवान जाने। नेचर वही ठीक कर रहा है। जंगल में आग लगती है तो नेचर आग लगाता है और नेचर ही नए पत्ते निकालता है। आप तो सुशील सर इतनी बातें बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। संदीप जी आ रहा हूं मैं, 1 मिनट बात आगे बढ़ा लेते हैं। प्रधानमंत्री भैंस की बात करते हैं कि भाई आपकी भैंस ले जाएंगे, अगर ये जीत गए तो भाई जिनके ज्यादा बच्चे हों वैसा बयान दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है वो एकजुट होता दिखाई दे रहा है। मंगलसूत्र की बात हो गई, मटन मछली की बात हो गई। इस चुनाव में हमने क्या क्या नहीं सुना, क्या नहीं सुना। जो आपने पूछा तो 2 में अंतर है। ये मंगलसूत्र, दुकान, मटन, भैंसा, मस्जिद तो अलग है। आप गौर करिए, वो निकालिए, फुटेज निकालिए जिसमें कहा है मुजरा वाला, उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कितने गुस्से में, आंखें कितने लाल हैं कि गुड्डा विपक्ष वाले कितना वो दलित और वो कर ले, मुसलमान है, मुजरा कर ले। उसमें उनकी भाषा देखिए। उसके बाद जो आखिरी दिन उन्होंने कहा है
कि मैं सबको जानता हूँ कि एक एक की 7 मस्तों की पुस्तकों की क्या खोल दूंगा, उसमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज वो बड़ी टिपिकल है, बड़ी कठिन है। बाकी पॉलिटिक्स में आपने चलो भाषण में क्या निकल गया, खाने निकल, जब बॉडी लैंग्वेज आपकी टेढ़ी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो कहीं ना कहीं जनता भी देखती है। अब तो वायरल चीजें ऐसे होती हैं कि एक सत्य से होती हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है ना। मैं सबसे बड़ा बात जो मैंने बात कही कि बनारस में 80% मतदान क्यों नहीं है, वो तो काशी विश्वनाथ है, धर्म के नाम पे ही हो जाता, मोदी के नाम पे ही हो जाता। कहाँ गए पन्ना प्रमुख, कहाँ गए तमिल संगम, कहाँ गए डिप्टी, कहाँ गए सीएम, कहाँ गए पूरे देश का वो पैर छूने वाला आदमी वहां गिरा पड़ा था, कहाँ गए सब। रोड शो, जैसे अभी आपने कहा रोड शो पे भीड़, और बूथ पे, अच्छा सारा क्या कहा, सारा काम चुनाव आयोग कर ले, चुनाव आयोग कितना कर ले, बूथ को तो लाने का काम तो पॉलिटिकल पार्टियों के मतदाता का या स्वयं का होता है। बिल्कुल, हमने सवेरे 7:20 पे वोट डाल दिया था अपनी पोलिंग पे लखनऊ में जी। अब उसमें भी ये थोड़ी है कि वो हमको पकड़ के चुनाव आयोग वाला आए, घंटी बजाए, पानी दे, बोतल दे ठंडी, चॉकलेट दे, कहीं ऐसा आइए आपको वोट डालना है, ये कहाँ होता है। उन्हें अच्छा बूथ बना दिए, गुब्बारा सामान दिए। यही डेडिकेशन सुशील जी संदीप जी ने भी दिखाया था। मेरी बात हुई थी उस दिन, उस चरण में इलाहाबााद गए थे लखनऊ से वोट डालने के लिए संदीप जी। श्रेष्ठ नागरिक की कर्तव्य है, ये श्रेष्ठ नागरिक कर्तव्य है। ये हम कह रहे हैं, हमने एक पोस्ट लिखी थी, बीजेपी वाले, ये बनारस वाले, ये वहीं से शुरू कर दे। एक 4 तारीख के बाद जिन लोगों के जो जिनका नाम सूची में है और जिनके निशान नहीं लगा हुआ है, वहीं से शुरू कर दे चुनाव आयोग, FIR शुरू कर दे। एक एक नाम लिस्ट उठाए, नाम देखे, निशानी देखे, ओके करे, या कोई जुनून कारण हो कि इस जुनून कारण के नाते हम नहीं जा पाए, पनिश होना चाहिए भाई आदमी को। एक आदमी अगर इलाहाबाद जा रहा है 250, अगर देखिए अनुज, इस बात को समझिएगा, इस बात को हाईलाइट करिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर मेरा नाम मतदाता सूची में है और बिना किसी जुनून कारण के हम नहीं गए, और हमने नहीं गए हम, चलो, लेकिन कारण जुनून है कि हमें फला दिक्कत हो गई, तो वैसा मुझे लगता है कि ये जैसे और अपराध होते हैं, इसको भी अपराध घोषित करना चाहिए कि हमारा मन नहीं है। आप नोटा इसीलिए तो है, आप जाओ, मन है नहीं है आप दे दो, नोटा को दे दो, निर्दलीय है उनको दे दो, लेकिन जाओ तो घर से बगैर तो निकलो। होता क्या है, हमारे यहाँ मंदिर का एक परंपरा हो गई है, घर के बाहर मंदिर, घर के अंदर मंदिर, पार्क पे मंदिर, फुटपाथ पे मंदिर, नाली किनारे मंदिर, सर के ऊपर मंदिर, इतने मंदिर बना लिए कि हम दूर वाले मंदिर जाते ही नहीं, जो अच्छे वाले मंदिर है। तो अब क्या वोटर ये चाहता है कि घर पे आके चुनाव आयोग वो मशीन दे दे और आपको कराए, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। लेकिन बनारस का ये कम मतदान, पिछली बार 6 लाख प्लस से जीते थे ये, अब की मुझे लग रहा है ये मामला कहीं ना कहीं संकट में। बिल्कुल संदीप जी चर्चा में आई है। संदीप जी क्या कहता है, घोसी की तो हम लोगों ने बात कर ली, बालकृष्ण चौहान वहां पर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, और सुशील सर कह रहे हैं कि मुझे तो तीसरे नंबर पर ओपी राजभर, अरविंद राजभर दिखाई दे रहे हैं। भाई वहां पर दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए AK शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि वहीं के रहने वाले हैं, मऊ के रहने वाले हैं। खुद मंत्री ओपी राजभर उनके बेटे हैं। तो 3 मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री, और जिनके पास अच्छा विभाग है, वो अरविंद राजभर को चुनाव लड़वा रहे हैं। देखिए, गौर करने वाली बात देखिए, और सबके पास अच्छा भारी भरकम विभाग है जी। ठीक है, अभी सुशील सर बता रहे थे ना, जो उपचुनाव हुआ था उसमें तो पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारा दिल्ली, सारा लोग वहाँ चुनाव में लड़े थे। इस बार तो आप 3 ही कैबिनेट मंत्री बता रहे हैं, उस बार तो दो डिप्टी CM, मुख्यमंत्री, राजभर जी सब लगे हुए, तो उसके बाद नहीं जीता पाए। दारा सिंह चौहान उसके बाद हार गए चुनाव। तो आप इस बार क्या कहते हैं, राजीव राय क्योंकि व्यापारी आदमी है, उनकी ऐसी नहीं किसी एक जाति से उनका संबंध है, सभी जातियों में उनका संबंध राजीव राय का। बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी, उनको आसान खिलाड़ी मत मानिए घोसी में, समझे आप अनुज जी। तो मेरा अपना आकलन है कि वहाँ का राजभर जो तीसरे नंबर पे जा रहा है, बालकृष्ण चौहान ने वहाँ चुनाव फंसा दिया है इस तरीके से। गाजीपुर क्या कह रहा है संदीप जी, गाजीपुर क्या कह रहा है? गाजीपुर में अफजाल अंसारी
बहुत अच्छा। पिछली बार का अगर हम देखें तो भाई बीएसपी के वोट गए थे ना गाजीपुर में अफजाल अंसारी के पास, तो अब वो नहीं, वोट उस क्या बार ट्रांसफर तो नहीं होना ना, मैं क्योंकि उसी बीएसपी उसी अलग पे है। आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीएसपी का आकाश आनंद के निष्कासन के बाद हाँ मुझे जो बात सुशील सर कह रहे थे, मेरा अपना मत है कि शायद उनसे बड़ा जो कद बन रहा है इस बार, वो हाँ खड़गे जी का बन रहा है। और वो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि वो वोट परसेंट जो है वो शिफ्ट होके कांग्रेस की तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ उतना नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस चूंकि इंडिपेंडेंट वहां पे लड़ रही है, एक तो तरीके से आप ये कहा कह जाए रहे वहां हैं पे कि यूपी चुनाव का में है। वोटर खड़गे को दिमाग में रखकर वोट कर रहा है, भले एकदम बीएसपी का हाँ वोट जरूर कांग्रेस को शिफ्ट होगा। अच्छा बीएसपी एकदम, मैं चाहे 4% ही शिफ्ट हो अनुज जी, हाँ लेकिन इस बार जो 12% वोट बैंक की बात की जा रही है बीएसपी की, वो वोट बैंक आप देखिएगा कि वो ऐसा ना हो कि सिंगल में आ जाए उनका डिजिट डबल की हाँ जगह। हाँ 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 तो इस बार वो शिफ्ट, चाहे वो महाराजगंज की बात की जाए, चाहे देवरिया की बात की जाए, बांसगांव की बात की जाए, और चाहे वाराणसी की बात की जाए, जहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इंडी हाँ गठबंधन में। और जिन हाँ जगहों पे, इनके अलावा जिन जगहों पे एसपी चुनाव लड़ रही है, वहां पे देखिए इस बार अखिलेश यादव ने चतुराई क्या की है कि उन्होंने यादवों से भी वो दूरी बना रखी थी और हाँ मुसलमानों से भी वो दूरी बना रखी। तो जो हाँ हाँ कैंडिडेट उन्होंने चुने हैं, जो कैंडिडेट वहां पे लड़ाए हैं, वो कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं। चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन वो जो कैंडिडेट है वो आसान कैंडिडेट नहीं है। वो आपको नहीं तो एकदम, अखिलेश यादव आपको की गिव अप रणनीति नहीं क्या थी करेंगे। कि भाई यादव वोट बैंक तो हमारा कोर वोटर है, वो तो आएगा ही आएगा, हाँ, मुस्लिम वोट बैंक एकजुट एम वाई दिखाई तो दे उनको रहा है। मालूम था हाँ एकदम। और इस तरह हाँ के बीजेपी के जो बयान आए हैं, मुझे लगता है कि उसमें वो कहते हैं ना कि आग में घी का काम करना, वो हाँ हाँ प्रधानमंत्री के मछली, मटन, मुर्गा, मुजरा और जो उनके बयान आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने घी का काम कर दिया है। तो हाँ उसके बाद एम वाई फैक्टर के बाद जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है अनुज जी, मुझे लगता है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान उसका हुआ है। वो कितने परसेंट शिफ्ट होता है, कुर्मी हाँ चूंकि इस पूरे बेल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुर्मी हाँ वोट हाँ बैंक जो है वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट, इस पूरे 13 की 13 सीटों में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम्म वो अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, चाहे वो घोसी की बात की जाए, चाहे वो डुमरिया, अरे महाराजगंज की बात की जाए, चाहे बांसगांव की बात की जाए, हर जगहों पे कुर्मी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। कुर्मी है, गैर जाटव है। तो गैर जाटव तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जाएगा। जाटव में हो सकता है कि कुछ वोट मायावती काट लें अपनी तरफ, हाँ हाँ लेकिन हाँ कुछ वोट मुझे लगता है वो भी जाटव भी वो वोट बैंक भी जो है वो कांग्रेस उसमें सेंधमारी करते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। तो हाँ कांग्रेस अगर इन 4 सीटों पे, जैसे कहा जा रहा है ना कि महाराजगंज का चुनाव इतना आसान नहीं है, हाँ ठीक है, क्योंकि वहां हाँ सजाती है, दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों चौधरी हाँ हैं, चाहे वो वीरेंद्र चौधरी की बात की जाए और जो चाहे इनकी पंकज बात, चौधरी। जो उनके बीजेपी से पंकज चौधरी की बात की जाए, हाँ तो हाँ वो हाँ दोनों ऐसे कैंडिडेट हैं। तो अगर उसमें भाई पिछले 10 साल से वो सांसद हैं, उन्होंने काम भी लोग कहते हैं कि कराया है, लेकिन हाँ इस बार जो है, जो सुशील सर बात कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, इस बार पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो जनता को ये मैंडेट तय करना है कि उनको कैसी सरकार चुननी है। और जिस तरीके की उदासीनता दिख रही है, जो बात कही सुशील सर ने हाँ कि अगर आप हाँ वोट नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं, कि आपके बिल्कुल पास बिल्कुल राइट है, आपके पास, तो कम से कम वो बूथ बूथ पे जाइए, आप जिसको भी चुनना चाहते हैं, जिसको नहीं चुनना चाहते हैं, नोटा दबा दीजिए, आप किसी को नहीं देना चाहते हैं तो कम हाँ से कम हाँ अपने मतों का प्रयोग तो कीजिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए, और जिसको चाहते हैं उसको आप अपना वोट दे के आइए। वहां तो कोई आपको बिल्कुल बांधे नहीं है कि आपका हाथ पकड़ ले रहा है प्रिसाइडिंग बिल्कुल ऑफिसर की, नहीं यार इसी को वोट दो। तो ऐसी हाँ स्थितियां कुछ जगहों पे हो सकती है, छुट्टे पुट्टे माना जा सकता है। लेकिन हाँ जैसे मैं प्रयागराज गया, मैंने जाके वोट दिया, उस दिन आपसे डिबेट में आपको मैंने जी दिखाया भी था, बात भी हुई जी थी